Good morning, friends. My name is Avinash Khurpade, and today we are going to learn about the poem called The Puli by George Herbert. Poem is quite interesting. मैं आपको इतने इजी तरीके से वो पोएम बताने जा रहा हूँ. मेरे पास एक पीपीटी बनी हुई है. I'll explain you each and every lines. बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच उसमें दिए गए हैं, पोएटिक डिवाइसेस जो हम बोलते दिए गए हैं. और ये पोएम जो है एक बाइबल से रेफरेंस लिया गया है इस पोएम में कि जब ये सृष्टि गॉड ने क्रिएट की थी उस वक्त गॉड ने बहुत सारी चीजें ह्यूमन बींग्स को दी थी. उसी थीम के बेस के ऊपर ये पोएम है. पोएम थोड़ी सी फिलोसॉफिकल भी है. ये मेटाफिजिकल पोएम है. इसमें कंसीट वगैरह यूज किए गए. ये पूरे लिटरेरी टर्म्स है, शायद आपको अभी समझ में नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में जो मैं बता रहा हूँ अभी पोएम आपको एक्सप्लेन करके उसमें पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी. तो गॉड ने हमें सभी चीजें दी है. वो स्ट्रेंथ दिया है, विजडम दिया है, ऑनर दिया है, प्लेजर दिया है. लेकिन एक चीज हमें गॉड ने नहीं दी है, वो है रेस्ट. तो रेस्ट न देने के कारण हम सब रेस्टलेस है. और ये रेस्टलेस क्यों रखते हैं गॉड हमें? क्योंकि हम उनके पास जाए थे. तो ये रेस्ट जो है ये एक पुली की तरह उन्होंने यूज किया गया है, जिसके कारण हम उनके तरफ जाते हैं. वो गॉड को हम भूलना नहीं चाहिए. सभी चीजें अगर हमारे पास रहे तो हम किसी के पास जाएंगे नहीं, हम किसी को वर्शिप नहीं करेंगे. ये सब चीजें हैं उसमें. तो एक फिलोसॉफिकल एक थीम उसमें दिया गया है. तो इसी पोएम को हम डिटेल में देखते हैं. दी पुली ये 10th स्टैंडर्ड को पोएम है और इसकी ईच एंड एवरी लाइन हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. आप नोट्स लेके बैठ सकते हैं और डिटेल में पूरी चीजें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. तो हम आज पुली पढ़ रहे हैं. दी पुली बाय जॉर्ज हर्बर्ट. मैं इस पोएम का थीम ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं और भी यहाँ कुछ नोट्स के तौर पे या कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. बेसिकली ये रिलीजियस पोएट है और मेटाफिजिकल कंसीड इसमें यूज किया गया है. जिसको हम कंसीड बोलते हैं वो एक्सटेंडेड मेटाफोर भी है. ये बड़ी बड़ी टर्म्स है, शायद 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत जाएगी, पर आने वाले समय में मैं हर चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूं आपको. रिलीजियस पोएम है क्योंकि बाइबल से रेफरेंस लिया गया है इसमें. मेटाफिजिकल कंसीड इसमें यूज किया. कंसीड जो है वो एक पुली के तौर पे यहाँ लिया गया है और उससे बताया गया है कि गॉड ने ह्यूमन बीइंग को सब चीजें दी, सिर्फ रेस्ट नहीं दिया. तो रेस्ट जो है वो पुली का काम करता है, मतलब लोगों को गॉड की तरफ खींचने का काम करता है. क्योंकि वो रेस्टलेस है, उनके पास रेस्ट नहीं है, तो लोग गॉड की तरफ जाएंगे. ऐसा इन शॉर्ट है. तो हम स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं. आपको नोट्स और कुछ पेन वगैरह लेके बैठना है तो आप बैठ सकते हैं. तो पहला स्टांजा हमें बता रहा है. देखिए, मैं इसका कंटेंट का एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसका टेक्निकल एस्पेक्ट जो है, डिवाइसेस कौन से यूज किए, जैसे फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज किए, वो भी मैं बताने वाला हूं. तो सभी चीजों को नोट डाउन कीजिए. मैं आपको आने वाले 8 से 10 मिनट में पूरी पोएम समझाने की कोशिश करूंगा. पहली लाइन है, वेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन. जब ये सजीव सृष्टि, मानव सृष्टि जब बनी हुई है, जब बनाई थी पहली बार गॉड ने, तो हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, तो उसके पास एक ग्लास था, ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स का. वो शायद ग्लास इस तरह से दिखता था, आप ऐसे समझिए, इसमें ब्लेसिंग्स है बहुत सारी. तो ऐसा एक ग्लास था ब्लेसिंग्स का जब ये मानव सृष्टि उन्होंने गॉड ने बनाई. तो पहले लाइन में देख लीजिए, वेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, यम लेटर इज रिपीटेड हियर, यम मेड एंड मैन. तो वेन कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड, इट्स अलिट्रेशन. तो ये अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है. तो उसके पास एक ग्लास ऑफ ब्लेसिंग था. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि लेटस, यहां देख लीजिए, लेटस सेड ही पोर हिम ऑल वी कैन, लेट द वर्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन. तो एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं. लेटस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन. तो उनके ऊपर सभी ब्लेसिंग्स को पोर कीजिए, डाल दीजिए. किन के ऊपर? मैन बीइंग के, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर. ऐसे वो बोल रहे हैं. और उसके बाद वो बोलते हैं कि लेट द वर्ड्स रीचेस. ये वर्ड को मतलब रीचेस होने दीजिए. मतलब क्या है? रीचेस मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, तो ऑल वेल्दी बाउंड्रीज, मतलब सभी तरह के कंफर्ट, सभी तरह की चीजें आपको दे दीजिए, प्रॉपर्टीज और सब चीजें दे दीजिए. लेट द वर्ड रीचेस विच डिस्पर्स लाई, जो यहाँ वहां हर तरह है अक्रॉस द वर्ल्ड, सभी तरह की चीजें उनको दे दीजिए अच्छी वाली. सॉरी, एक टेक्निकल इश्यू आ गया था.
और वो बोलते हैं कि फॉर हिम ऑल वी कैन लेट द वर्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स लाई। तो वो यहाँ वहां हर तरह जो कुछ भी अच्छी चीजें है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो डिस्पर्स जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, एक स्पैन में उसको जमा कीजिए। यहाँ ब्लेसिंग, अ कप ऑफ ब्लेसिंग में वो चीजें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की हुई है। तो डिस्पर्स जो है उसका मतलब होता है स्कैटर्ड, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू कलेक्ट समथिंग। तो दो अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में यूज किए गए तो इट्स एंटीथेसिस। तो यही इसका डिस्क्रिप्शन है। आगे जाते हम। इस तरह का ग्लास ऑफ ब्लेसिंग हम बोल सकते हैं, या कप ऑफ ब्लेसिंग हम बोल सकते हैं। स्टांजा नंबर 2, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे। सबसे पहले अगर कुछ पोर किया है ह्यूमन काइंड के ऊपर तो वो स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ जो है उसने अपना रास्ता बनाया और वो गए, ऐसे बोल रहे हो। तो स्ट्रेंथ हियर इज बिहेविंग एज अ ह्यूमन बीइंग। तो जब कभी भी कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करती है तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे वो मैन की तरह एक्ट कर रहा है या स्ट्रेंथ, इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन है। देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, ऑनर एंड प्लेजर। उसके बाद उन्होंने ब्यूटी दी, फिर विजडम दिया, फिर ऑनर दिया, फिर प्लेजर दिया। यही चीजें मैं यहाँ एक आपको ये दिखा के मैं स्ट्रेंथ, विजडम, ऑनर एंड प्लेजर, ये सभी चीजें ह्यूमन को दी गई है उस वक्त ये सब पोर किया ह्यूमन बींग्स के ऊपर। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, सभी ऑलमोस्ट गॉड ने दे दिया था ह्यूमन बींग को। गॉड मेड अ स्टे, फिर वो रुक गए। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले। सभी चीजें उनको देने के बाद, सभी ट्रेजर जो है खजीना उनको देने के बाद, गॉड ने बॉटम में जो था उस कप के, जैसे यहां मैंने दिखाया गया यहाँ, तो बॉटम मतलब ये अंदर की बात है, बॉटम में उन्होंने रेस्ट को रख दिया। तो रेस्ट हैज अ टू मीनिंग माय डियर फ्रेंड। रेस्ट के दो मीनिंग होते हैं। समथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, जो बचा हुआ है उसको हम रेस्ट बोलते हैं। और रेस्ट का दूसरा मतलब भी होता है पीस, शांति वगैरह। तो शांति इन शॉर्ट उन्होंने उस कप के बॉटम में रख दिया, वो उन्होंने ह्यूमन बींग्स को नहीं दिया है, ऐसा उनका कहना है। मैं आगे जाके, आप ये देख सकते हैं, मैं आगे जाके स्टांजा नंबर 3 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फॉर इफ आई शुड सेड ही, इफ या यूज किया गया अगर मैंने उनको, फॉर इफ आई शुड सेड ही का मतलब यहाँ गॉड है। अगर मैंने उनको, बेस्टो का मतलब टू गिव अ गिफ्ट टू समवन, किसी को गिफ्ट देना। बेस्टो दिस ज्वेल, ज्वेल यहाँ रेस्ट को बोला गया है मित्रों, ज्वेल। अगर मैंने ये जो रेस्ट वाला भी गिफ्ट उनको दे दिया, आल्सो ऑन माई क्रिएचर, मैंने मेरे क्रिएचर को दे दिया, तो ये ज्वेल जो है, रेस्ट इज लाइक अ ज्वेल, ऐसे वो बोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ उन्होंने लाइक वर्ड यूज नहीं किया है, सीधा ही कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए ये मेटाफोर है। ज्वेल जो यूज किया गया वो रेस्ट के लिए यूज किया गया। बेस्टो दी ज्वेल्स ऑन माई क्रिएचर, मेटाफोर है। सो ही वुड एडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी। ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने जो गिफ्ट्स दिए हैं उसी को वो एडोर करते हैं। एडोर का मतलब उसी को वो प्यार करते, उसी को वो पूछते। वो तो मुझे पूछते ही नहीं, माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी, मुझे तो वो पूछते नहीं। इंस्टेड ऑफ मी मतलब मुझसे अलावा उनको ही, वो गिफ्ट्स को ही वो पूछते सभी लोग, ऐसे उनका कहना है। उसके बाद है एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर। तो वो नेचर में ही रहते और नॉट द गॉड ऑफ नेचर, और गॉड ऑफ नेचर को वो बिल्कुल ही पूछते नहीं, या उनके पास वो नहीं आते थे। तो नेचर यहाँ 2 बार एक ही वर्ड यूज किया गया है। सॉरी, नेचर यहाँ 2 बार एक ही वर्ड यूज किया गया। इट्स अ रिपीटेशन। वेन अ फ्रेज, वर्ड और अ सेंटेंस रिपीटेड इन अ सेंटेंस, इट्स कॉल्ड रिपीटेशन। तो रिपीटेशन है यहाँ, नेचर वर्ड रिपीटेड है। उसके बाद वो बोलते सो बोथ शुड बी लूजर्स। तो नेचर भी लूजर होता, या ह्यूमन काइंड्स भी लूजर होते, और गॉड भी लूजर होता। क्यों होता? अगर उनके पास रेस्ट होता तो वो कुछ भी नहीं करते थे। दे आर नॉट डूइंग नथिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और गॉड जो है अपने क्रिएचर कुछ ना करते हुए देखते तो वो भी लूजर हो जाता, और ह्यूमन बींग्स कुछ ना करते तो वो भी लूजर होता। तो ये रेस्ट जो है वो उनके पास नहीं है। इनके कारण वो कुछ प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव करते हैं, और जिनके कारण शायद ये सृष्टि अभी शुरू है। हम लॉकडाउन के पीरियड में हैं, हमें बहुत बार इमेजिन किया हम लोगों ने कि हमें बहुत कंफर्ट वाली लाइफ चाहिए, जिसमें हमें सब चीजें रेडीमेड मिल जाए। शायद 1.5-2 महीने से हम वही चीजें कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, सो जाते हैं। तो इसमें कुछ प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा है। फिर भी एक अलग तरह की बेचैनी हमारे दिमाग में आ रही है, वो है रेस्ट, वो पीस जो आपको नहीं मिल रहा है। शायद वो आपको काम करके मिल सकता है। तो यही तो एक मैजिक है। इतनी बड़ी फिलॉसफी इस पोएम में उन्होंने बताई है कि सब चीजें होने के बाद भी यू कैन, टेक्निकल इश्यू आ गया,
सो बोथ शुड बी लूजर्स, तो दोनों ही लूजर्स होते इस सेंस में। वो इन्वर्शन एक्चुअली, ये इन्वर्शन इसलिए ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। पोएटिक लिबर्टी लिया जाता है वर्ड्स को इधर उधर लेने का। जैसे सो बोथ शुड के बाद बी चाहिए था, ये बी यहां चाहिए था, शुड बी लूजर्स। दिस इज द ग्रामेटिकल करेक्ट कॉन्सेप्ट, या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ये राइट होता अगर बी यहां होता तो, लेकिन बी सामने ले लिया। ये पोएटिक लिबर्टी है, इसलिए इन्वर्शन है। इन्वर्शन मतलब वर्ड्स की हेराफेरी आप कर सकते हो उसमें, सो इट्स इन्वर्शन। लास्ट वाला स्टांजा 8, लेट हिम कीप द रेस्ट। 8, लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विद अ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। तो ये रेस को रहने दो और उनको हमेशा ही जो है रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस उनके दिमाग में रहने दो। रिपाइनिंग का मतलब यह होता है कि कंटिन्यूअस एंजाइटी ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन। उनके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब रेस नहीं है, तो उनको रेसलेस रहने दो हमेशा ही, ऐसे वो गॉड बोल रहे हैं। लेट हिम बी रीच एंड वीरी। ये सेंटेंस जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि रीच आदमी वीरी कैसे हो सकता है, टायर्ड कैसे हो सकता है। So when I read this sentence outwardly, I realize probably this is a wrong statement or wrong sentence. But when I peeped out the meaning of this sentence, तो I may realize, मुझे समझ में आता है कि yes, it's a paradox. तो पैराडॉक्स में आपको आउटवर्डली वो सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट लगता हो या फिर वो रॉन्ग लगता हो, लेकिन वैसे होता नहीं है। लेट हिम बी रीच, उनको रीच रहने दो बट उनको वीरी रहने दो। एंड वीरी, वीरी मतलब जब वो टायर्ड रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, तो वो हमारे पास आएंगे। दैट एटलीस्ट, ये पैराडॉक्स है, इसलिए दो अपोजिट कॉन्सेप्ट एक ही वर्ड में यूज की गई उन्होंने, एंड आउटवर्डली इट इज सीमिंगली रॉन्ग, बट इंडीड इट हैज अ मीनिंग। दैट एटलीस्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, अगर उनके पास जो अच्छाई है वो अगर मेरे पास उनको नहीं लाएंगी, तो 8 वीरीनेस, तो वीरीनेस जो उनके में है, रेस्टलेसनेस है, वो मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, तो वो मेरे ब्रेस्ट में, माई ब्रेस्ट का मतलब यहाँ मेरे शरण में आना, शरण के लिए माई ब्रेस्ट यूज किया गया, तो वो मेरे शरण में आएंगे। मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब लिटरल मत लीजिए आप, तो वो मेरे शरण में आएंगे। यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच उन्होंने यूज की है वो सेमिकडेकी है, और सेमिकडेकी का मतलब होता है कि अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। एक पार्ट को यूज करके पूरा सिनारियो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ माई ब्रेस्ट का मतलब है ऑलमाइटी, उनका पावर और उनके शरण में जाना, इस सेंस में ये माई ब्रेस्ट वर्ड उन्होंने यूज किया गया सेमिकडेकी। तो इसको मैं डिटेल में कभी फिगर ऑफ स्पीच का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उस वक्त आपको ये पता चल जाएगा। आगे जाके मैंने कुछ वोकैबुलरीज आपको दे दिया, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको पोएम को समझने में इजी आ जाएंगी, जैसे रिचेस है, डिस्पर्स है, कॉन्ट्रास्ट है, ये सब चीजें दी गई है। ये यहाँ पे भी मैंने वोकैबुलरी दे चुकी है। और इस तरह से आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप शेयर भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर्सनल दिया गया है, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। एक छोटी सी अकेडमी मैं मेरे गांव में चलाता हूँ, हिंगनघाट, वहां से बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो मेरे एरिया की, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं इसी तरह से सीरीज चलाने वाला हूँ, बहुत सारे पोएम्स आपको इसी तरह से पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो आपकी तरफ आए तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।